गेम ऑफ थ्रोन सीजन 5 एपिसोड नंबर 6। कहानी की शुरुआत होती है आर्या स्टार्क से, जो ब्रावोस में है। वो अपनी ट्रेनिंग काफी दिनों से कर रही है, मगर ऐसा लग रहा है कि अब वो बोर हो रही है। वो वेव से कहती है कि हम इन डेड बॉडीज को क्लीन करते हैं, मगर इसके बाद इनका होता क्या है, दरवाजे के दूसरी तरफ क्या है। मगर वेव उसे कुछ नहीं बताती। जब आर्या को अपनी मर्जी का जवाब नहीं मिलता तो वो वेव को कहती है कि मुझे गेम ऑफ फेसेस खेलना है। वेव कहती है कि तुम अभी इसके लिए तैयार नहीं हो। आर्या कहती है नहीं, मुझे खेलना है। इस पर वेव एक स्टोरी सुनाती है आर्या को। काफी इमोशनल स्टोरी होती है, जिसका एंड ये होता है कि वेव ने अपनी सौतेली माँ को मरवा डाला फेसलेस मैन की मदद से। इसके बाद से ही वो मैनी फेस्ड गॉड को सर्व कर रही है। आर्या उसकी इस कहानी को सच मान लेती है, मगर वेव कहती है तुम बताओ ये सच है या झूठ है। तब आर्या को रियलाइज होता है कि वेव उससे झूठ कह रही थी। उसके बाद आर्या को पता चलता है कि शायद उसे अभी इतने अच्छे से झूठ बोलना नहीं आया है कि वो इस खेल का हिस्सा बन सके। वेव वहां से कहती है कि अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट करो और चली जाती है। बाद में जब आर्या रात के वक्त सो रही होती है, तब वहां जैकन हगार पहुंचता है और उसे उठाता है। कहता है कि ठीक है, अभी हम गेम ऑफ फेसेस खेलेंगे। वो आर्या से कुछ सवाल करता है। आर्या सच सच बताती है, मगर बीच बीच में झूठ भी कहने की कोशिश करती है। जब भी वो झूठ बोलती है, जैकन हगार को पता चल जाता है और वो उसे लाठी से मारता है। आर्या बहुत सारे झूठ बोलती है, मगर जैकन को सारे झूठ पता चल जाते हैं। एक जगह पर आकर आर्या खुद फंस जाती है, क्योंकि शायद वो अपने आप से झूठ बोल रही है। A man called the Hound, Sandor Clegane. He tried to sell me but was wounded in a fight. He begged me to kill him but I wouldn't. I left him in the mountains to die. I wanted him to suffer. I hated him. I hated him. That's not a lie. वो कहती है कि मैं हाउंड से नफरत करती थी और इसीलिए मैंने उसे मरने के लिए छोड़ दिया। जैकन उसे इस बात पर मारता है। कहता है कि सच बताओ, मगर आर्या फिर से यही कहती है कि मैं हाउंड से नफरत करती हूँ। मगर जैकन को इस बात पर यकीन नहीं होता और आर्या को अल्टीमेटली एक्सेप्ट करना पड़ता है कि वो हाउंड से नफरत नहीं करती थी। हो सकता है किसी दौर में करती हो, मगर अब नहीं। इन दोनों के बीच एक बॉन्ड बन गया था जो आर्या को खुद ही रियलाइज नहीं था। जैकन उसे वहीं पर छोड़कर चला जाता है और आर्या को पता चलता है कि अभी उसे और ज्यादा अच्छे से झूठ बोलना सीखना होगा और उसे खुद भी पता करना होगा कि क्या सच है और क्या झूठ है। किंग्स लैंडिंग में पीटर बेलिश ने अपने कदम रख दिए हैं। उन्हें पता चलता है कि ये शहर अब बदल चुका है। यहाँ पर लैंसर लैनिस्टर सामने आता है, जो अब फेथ ऑफ 7 को सर्व करता है। वो लिटिल फिंगर को धमकाता है कि अगर तुमने अपना घिनौना काम यहाँ पर फिर से शुरू किया तो तुम्हारी जान के लिए अच्छा नहीं होगा। ये शहर अब बदल चुका है। पीटर बेलिश जब क्वीन सर्सी से मिलने पहुंचता है तो उससे पूछता है कि तुमने लॉरस को क्यों बंद करवा रखा है। टायरल्स इस बात से हमारे दुश्मन बन जाएंगे और लैनिस्टर्स और टायरल्स के बीच जो ये अलायंस हुआ है, ये किसी काम का नहीं रहेगा। लैनिस्टर्स अकेले पड़ सकते हैं ऐसे में। सर्सी कहती है कि इसमें मैंने क्या किया है। लॉरस को तो हाई सेप्टन ने गिरफ्तार किया है, इसमें मैं इन्वॉल्व नहीं हूं, बल्कि ये तो मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है। मेरे साथ एक गे इंसान का रिश्ता तय किया गया। पीटर बेलिश सर्सी की चाल को समझ रहा है और खुद उसी के साथ गेम खेलने की कोशिश करता है। उसे कहता है कि वेल की आर्मी आपके साथ है और साथ ही एक खबर सुनाता है, पूरी तरह से मैनिपुलेटेड खबर। वो कहता है कि मुझे पता चल चुका है सैंसा स्टार्क कहाँ है, वो विंटरफेल में है, सेफ है। रूस बोल्टन ने उसकी शादी अपने बेटे रैमजी से कर दी है। सर्सी इस बात पर काफी ज्यादा चिढ़ जाती है, गुस्सा हो जाती है, बड़बड़ाने लगती है और कहती है कि रूस बोल्टन गद्दार है। पीटर बेलिश कहता है कि मैं आपका साथ अभी भी दूंगा, बस आपको ये करना है कि मुझे वार्डन ऑफ द नॉर्थ बनाना है। आप बस ये काम कर दीजिए कागज पर और बोल्टन से मैं निपट लूंगा। वेल की आर्मी आपके दुश्मनों से निपट लेगी। सर्सी कहती है कि ठीक है, मैं राजा से इस बारे में बात करूंगी। और ओलेना टायरल पहुंच चुकी हैं किंग्स लैंडिंग। वो सर्सी से मिलना चाहती हैं, मगर पहले मार्जरी से बात करती हैं। दोनों को एहसास होता है इस बात का पूरी तरह से कि लॉरस को किडनैप करवाने में, लॉरस को मतलब एक्चुअली किडनैप नहीं, फेथ ऑफ 7 ने जो पकड़ा हुआ है, डंजन्स में डाला हुआ है, वो सब कुछ सर्सी की वजह से हो रहा है, उसी की चाल है। ओलेना जब फाइनली सर्सी के सामने होती है तो सर्सी उसे एटीट्यूड दिखाने की कोशिश करती है। वो लगातार पेपर्स पे कुछ लिखे जा रही है और ओलेना कहती है कि ठीक है, मुझे पता है तुम कुछ लिख विख नहीं रही हो, बस एक्टिंग कर रही हो। दोनों के बीच इसी तरह से थोड़ी नोकझोंक होती है। सर्सी ओलेना को बताती है कि लॉरस के केस में हाई सेप्टन एक हियरिंग करने वाले हैं जिसमें आरोप तय होंगे।
जो गवाह हैं वो सामने आएंगे और लॉरस के केस में बताएंगे कि वो होमोसेक्सुअल है या नहीं। ओलेना सर्सी को कहती है कि तुम हमारे खानदान के चिराग को बुझाने की कोशिश कर रही हो, ऐसे में हमारा अलायंस ज्यादा वक्त तक नहीं चलेगा। मगर ओलेना ने खुद सर्सी के बेटे को मारा है जो उनके घराने का चिराग था। अब ओलेना के साथ इतना बुरा हो रहा है, उनके फैमिली के साथ बुरा हो रहा है जो सर्सी कर रही है, और सर्सी जानती भी नहीं कि अनजाने में वो बदला ले रही है। कर्मा। Do you deny all the charges against you? Fornication, buggery, blasphemy? Of course I deny them. You never lay with Renly Baratheon? Never. फेथ ऑफ 7 का लॉरस टायरल के खिलाफ ट्रायल शुरू हो चुका है। एक्चुअली ये प्री ट्रायल है, इसके तहत तय होगा कि आगे ट्रायल बढ़ेगा या नहीं। यहाँ सर्सी, ओलेना, किंग टॉमन बराथियन, क्वीन मार्जरी, हाई सेप्टन सभी मौजूद हैं। लॉरस पर इल्जाम है कि वो होमोसेक्सुअल है और उसका रेनली बराथियन के साथ अफेयर था। वो फेथ ऑफ 7 को हाजिर नाजर मानकर झूठ बोलता है। वो कहता है कि मेरा रेनली से कोई अफेयर नहीं था और मैं होमोसेक्सुअल नहीं हूं। जिसने सृष्टि को बनाया, एक एक तारे को रचा, वैसे उसे फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके बेडरूम में क्या हो रहा है। इस दकियानूसी धर्म के हिसाब से हाई सेप्टन इन रूल्स का इस्तेमाल करते हुए आपको जेल में डाल सकते हैं, और उन्हें ये पावर सिर्फ कुछ किताबों से नहीं मिली। सर्सी ने उन्हें अपनी मिलिट्री सौंपी है ताकि वो ईश्वर की रक्षा कर सकें। मतलब जैसे ईश्वर को मिलिट्री की जरूरत है। किंग्स लैंडिंग की पब्लिक को क्वीन मार्जरी काफी पसंद है। वो काफी चैरिटी वर्क करती है, मगर हाई सेप्टन उसे भी नहीं बख्शते। वो कहते हैं तुम्हें ईश्वर के सामने गवाही देनी होगी। मार्जरी कहती है मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं क्वीन हूं। आपको यहाँ पर टाइवन लैनिस्टर की एक बात याद आएगी। आपको याद होगा कि उन्होंने जॉफ्री बराथियन को एक बार कहा था, जिस राजा को बार बार कहना पड़े कि मैं राजा हूं, मैं राजा हूं, वो असली राजा नहीं है। I am the king. I will punish you. Any man who must say I am the king is no true king. एक्चुअली सिचुएशन कुछ ऐसी ही लग रही है। मार्जरी क्वीन तो है मगर उसके पास पावर नहीं है। उसे गवाही देनी पड़ती है, अपने भाई के लिए झूठ बोलना पड़ता है। कोई भी अच्छी बहन ऐसा ही करेगी, और इसका उसे खामियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि बाद में फेथ ऑफ 7 के विटनेस के तौर पर ओलिवर आता है। आपको याद होगा कि लॉरस टायरल का ये स्क्वायर रह चुका है और दोनों का अफेयर भी था। मार्जरी को इस बारे में पता है। ओलिवर अपने और लॉरस के अफेयर के बारे में बताता है और यह भी कहता है कि मार्जरी इस बारे में जानती है। वो लॉरस की बॉडी पर मौजूद एक तिल के बारे में बताता है ताकि यह साबित हो सके कि दोनों हमबिस्तर हुए हैं। लॉरस को बहुत गुस्सा आता है मगर सब कुछ बेकार है। मार्जरी और उसे पकड़ लिया जाता है। दोनों पर आगे मुकदमा चलेगा। The faith is satisfied there is enough evidence to bring a formal trial. सर्सी ओलेना को देखती है कुछ ऐसे जैसे कह रही हो तुम्हें मुझसे पंगा नहीं लेना चाहिए था। नैरो सी के पास स्लेबर्स बे के वेस्ट की तरफ टीरियन लैनिस्टर और जोरा मॉर्मॉन्ट साथ में ट्रैवल कर रहे हैं। ये मेरीन की तरफ बढ़ रहे हैं। आप जानते हैं कि जोरा मॉर्मॉन्ट को ग्रेस्केल हो चुका है। ओल्ड वेलेरिया से गुजरते वक्त उन पर स्टोनमैन ने अटैक कर दिया था, जिसमें जोरा कंटैमिनेट हो गया। टीरियन इस बारे में नहीं जानता। इस बारे में बात होती है कि टीरियन आखिर वोलेंटिस में कर क्या रहा था, वो किंग्स लैंडिंग में क्यों नहीं था। वो जोरा को बताता है कि उसने अपने पिता टाइवन लैनिस्टर को मार डाला है, क्योंकि टाइवन लैनिस्टर उसे एक ऐसे गुनाह की सजा दे रहे थे जो उसने किया ही नहीं। उसके बाद वो बताता है कि टाइवन उस लड़की के साथ सो रहे थे जिसे मैं प्यार करता था। जोरा इस पर सर हिलाता है जैसे टीरियन का टाइवन को मारना जस्टिफाइड है। टीरियन कहता है कि भले ही जोरा आज कितना भी परेशान हो या किसी भी हालत में हो, कम से कम उसके पिता तो अच्छे थे। जोरा पूछता है कि तुम मेरे पिता जियोर मॉर्मॉन्ट को कैसे जानते हो। टीरियन बताता है कि एक बार वो वॉल गया था और वहां पर वो उनसे मिला था। वो एक बेहतरीन लीडर थे और अपने लोगों की सच में परवाह करते थे। फिर वो नाइट्स वॉच की परंपरा के हिसाब से फ्यूनरल पर कहे जाने वाले शब्द दोहराता है, द वर्ल्ड विल नॉट सी हिज लाइक अगेन। We shall never see his like again.
जोरा को यहाँ पहली बार पता चलता है कि उसके पिता मर चुके हैं। टीरियन को जैसे ही इसका एहसास होता है वो माफी मांगता है। You didn't know. वो कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम उनकी मौत के बारे में नहीं जानते। जोरा पूछता है कि वो कैसे मरे। टीरियन को बड़े दुख के साथ बताना पड़ता है कि उसके पिता बियॉन्ड द वॉल गए थे। वहां पर कुछ लोगों ने गद्दारी की जिस वजह से ज्योर मारे गए। उन्हें उनके खुद के लोगों ने ही मार डाला। जोरा तकलीफ में चला जाता है मगर कुछ कहता नहीं। कहता है, आगे बढ़ते हैं। We better keep moving. बाद में टीरियन जोरा से पूछता है कि तुम डेनेरियस को सपोर्ट क्यों करते हो? वो बाकियों से बेहतर कैसे है? आखिर वो मैड किंग की बेटी है और टारगेरियंस को उनके पागलपन के लिए जाना जाता है। जोरा कहता है कि पहले वो भी टीरियन की तरह ही सोचता था, मगर जब उसने डेनेरियस को आग में जलने के बाद भी जिंदा पाया और देखा कि कैसे पत्थरों के बीच से बेबी ड्रैगन्स निकल रहे हैं, उसे अपने आप ही विश्वास हो गया। वो डेनेरियस को फॉलो करता है। वो उसकी किसी भी बात पर शक नहीं करता। टीरियन इस बारे में और भी बातें कर रहा होता है मगर तभी उनकी नज़र एक स्लेवर शिप पर पड़ती है। जोरा जल्दी से टीरियन के साथ पीछे छुपता है मगर तब तक इन्हें देखा जा चुका है। कुछ स्लेवर्स यहाँ पर आते हैं, उन्हें पकड़ लेते हैं। इनमें से इनका जो लीड स्लेवर है जिसका नाम मैल्को है, वो वोलेंटिस जा रहा है। पहले ये सोचते हैं कि जोरा को बतौर स्लेव बेच दिया जाएगा और टीरियन को मारकर उसके प्राइवेट पार्ट्स बेच दिए जाएंगे, मगर टीरियन इन्हें कन्विंस कर लेता है। वो कहता है कि तुम साबित कैसे करोगे कि मेरे बॉडी पार्ट्स मेरे हैं, यानी एक डॉर्फ के हैं। एक्चुअली अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर की दुनिया के हिसाब से काले जादू में कई तरह की ऊट पटांग चीजों का इस्तेमाल होता है। टीरियन के प्राइवेट पार्ट्स को जादूगरों को बेचा जा सकता है। ये लोग सोचते हैं कि डॉर्फ सही कह रहा है। पहले इसके प्राइवेट पार्ट्स बेचे जाएंगे और बाद में इसे मारा जाएगा। जिक्र होता है कि मिरीन में फाइटिंग पिट्स खुल गए हैं। टीरियन मौके का फायदा उठाता है और कहता है कि जोरा बहुत ही खतरनाक लड़ाका है। आप इन्हें वोलेंटिस में बेचने की जगह मिरीन जाकर फाइटिंग पिट्स में बेचकर ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। वो उस पर यकीन नहीं करते। टीरियन बताता है कि एक बार वो जेमी लैनिस्टर को टर्नी में हरा चुके हैं। स्लेवर्स इस बात पर हंसते हैं। वो कहते हैं कि वेस्टेरॉस के बड़े घरानों के बीच जो लड़ाई होती है वो यहाँ पर मजाक है। ये फाइटिंग पिट्स में लड़ने लायक नहीं है। मगर जोरा कहता है कि वो कोथो नाम के एक डोथराकी ब्लड राइडर को मार चुका है। ऐसा लगता है कि स्लेवर्स इनकी बात से कन्विंस हो गए हैं और इन्हें वोलेंटिस की जगह मिरीन लेकर जाएंगे। The Dornishman's blade, it was made of black steel, and its kiss was a terrible thing. The Dornishman's wife would sing as she bathed, in a voice that was sweet as a peach. ब्रॉन और जेमी डॉन के वाटर गार्डन्स की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं पास में ही इलेरिया सैंड और उसकी बेटियां वाटर गार्डन्स में ही अटैक करने वाली हैं। वो मार्सेला को किडनैप करने का प्लान बना रही हैं। मार्सेला अपने मंगेतर ट्रिस्टेन मार्टेल के साथ आराम से घूम रही है। ये दोनों जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं। वहीं ऊपर से प्रिंस डॉरन मार्टेल अपने बॉडीगार्ड एरियो होता के साथ हैं। वो उससे कहते हैं कि तुमने अपने हथियार का काफी वक्त से इस्तेमाल नहीं किया, मगर अब ऐसा मौका आने वाला है। ऐसा लगता है कि डॉरन को पहले से ही अंदाजा है कि मार्सेला पर अटैक होगा या फिर सिचुएशन वायलेंट होगी। जेमी और ब्रॉन वाटर गार्डन्स पहुंच जाते हैं। वो मार्सेला को देखते हैं और वो ट्रिस्टेन को किस कर रही होती है। जेमी यहाँ मार्सेला को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो उनके साथ चले, मगर ट्रिस्टेन इंटरफेयर करता है। ब्रॉन उसे मजा चखाते हुए नीचे गिरा देता है और मार्सेला डर जाती है। You'll be fine, I promise, but we have to. जेमी उसे अपने साथ लेकर जाने की कोशिश करता है, मगर तभी सैंड स्नेक्स अटैक कर देते हैं। टायन और नाइमीरा के साथ ब्रॉन की लड़ाई होती है। वहीं ओबारा जेमी पर अटैक करती है। सिचुएशन हाथ से निकल ही रही होती है कि तभी प्रिंस डॉरन के गार्ड्स एरियो के साथ वहां पहुंच जाते हैं। सबके हाथों से उनके हथियार गिराए जाते हैं और सबको बंदी बना लिया जाता है। ब्रावोस में आर्या हाउस ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट में है। वो यहाँ पर सर्व कर रही है। आखिर उसे लड़ाई करने का तो मौका नहीं दिया जा रहा, किसी को मारने का तो मौका नहीं दिया जा रहा, मगर झाड़ू पोछा अच्छे से लगवाया जा रहा है। यहाँ पर एक आदमी आता है जिसके साथ उसकी बीमार बेटी होती है। वो उस बेटी को कुएं के पास छोड़ देता है और
आर्या के पास आकर कहता है कि सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर दो, मैं इसे हर जगह लेकर गया हूँ, इसका हर तरह से इलाज करवाया, मेरे पास जो कुछ भी था अब नहीं बचा है, मैंने सारे पैसे खर्च कर दिए, मैं बस चाहता हूँ कि मेरी बेटी को अब सुकून की नींद आ जाए। और आर्या इसमें उसकी मदद करती है। वो उस शख्स की बेटी के पास जाती है, कुएं के पास जाकर बैठती है और कहती है उसे कि मैं भी यहाँ पर आई थी जब तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, मुझे मेरे पिता यहाँ पर लेकर आए थे और इस कुएं का पानी पीने के बाद मैं ठीक हो गई। इस कुएं के पानी से इंसान मर जाता है, ये हम पहले के एपिसोड्स में भी देख चुके हैं। आर्या इसका पानी लेती है एक प्याले में और इस छोटी सी बच्ची को पिला देती है। ये बच्ची मर जाती है और आर्या झूठ बोलने में एक्सपर्ट बन चुकी है, एटलीस्ट उस रास्ते पर तो चल ही रही है। जैकन हगार आर्या की इस बात को नोटिस करता है और उसे लेकर जाता है एक बड़े से हॉल में। ये वही जगह है जहां आर्या इतने वक्त से जाना चाहती थी, दरवाजे के पीछे वाला एरिया। यहाँ पर बहुत सारे चेहरे लगे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि मास्क हैं, फेस मास्क हैं। इन्हीं मखौटों का इस्तेमाल करते हुए फेसलेस मैन चेहरा बदलते हैं। यहाँ पर आर्या से फिर से पूछा जाता है कि तुम कौन हो, और वो बताती है कि मैं आर्या हूँ। वो सच कहती है, ऐसा नहीं लगता कि वो नोवन बन चुकी है, वो अपनी आइडेंटिटी से इतना ज्यादा जुड़ी हुई है कि इससे अभी पीछे नहीं हट सकती। जैकन उसे कहता है कि तुम नोवन नहीं बन सकती हो, मगर कुछ और तो बन सकती हो। A girl is not ready to become no one. But she's ready to become someone else. विंटरफेल में सैंसा रामजी से शादी के लिए तैयार होने वाली है। यहाँ मिरांडा आती है जो उसे हेल्प करती है, मगर साथ ही साथ उसे डराने की कोशिश करती है। वो रामजी के क्रूरटी के बारे में बताती है कि किस तरह से वो बहुत सारी लड़कियों को टॉर्चर कर चुका है। वो अपने कुत्तों से लोगों का मर्डर करवा देता है, उन्हें फीड कर देता है। सैंसा ये सारी बातें सुनती है, मगर मिरांडा को क्लियर मैसेज देती है कि विंटरफेल उसका घर है, वो यहाँ डरने वाली नहीं है। मगर सैंसा को पता नहीं कि रामजी असल में कैसा है। अभी तक तो उसने सिर्फ मिरांडा के मुंह से सुना है। बाद में जब शादी के लिए फाइनली वो तैयार हो जाती है, बहुत ही प्यारी लग रही होती है, वहां थियॉन पहुंचता है। उसे सैंसा को अपने साथ गॉडवुड तक लेकर जाना है, जहां पर इनकी शादी होगी, मतलब रामजी और सैंसा की। वो सैंसा को कहता है कि मेरा हाथ पकड़कर चलो। वो उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है। उसे कहता है कि अगर हम हाथ पकड़ के वहां तक नहीं गए तो रामजी मुझे टॉर्चर करेगा, मेरे साथ अच्छा नहीं होगा। सैंसा उसे गुस्से में कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे साथ क्या होगा। वो वहां से चली जाती है, आगे बढ़ती है। फाइनली जब ये शादी वाली जगह पर पहुंचते हैं और मंडप तक पहुंचते हैं समझ लीजिए, तब थियॉन आगे बढ़ता है और सैंसा का कन्यादान करता है। वो अपना नाम बताता है, वो अपने आप को रीक नहीं कहता, थियॉन ग्रेजॉय कहता है। बेसिकली रामजी जो चाहता है थियॉन वो है। Who gives her? Theon of House Greyjoy. Who was it? Who was her father's ward? जब रीक बनाना चाहो तो रीक बना लो, जब थियॉन कहकर इस्तेमाल करना हो तब थियॉन कहो। सांसा और रामजी की फाइनली शादी हो जाती है और ये लोग पहुंचते हैं अपने बेडरूम तक, जहां पर थियॉन भी मौजूद है जो अब रीक है। रामजी सांसा को इंटेरोगेट करता है, उसकी वर्जिनिटी के बारे में पूछता है। सांसा कहती है कि टीरियन ने मेरे साथ कभी कुछ नहीं किया, वो काफी काइंड थे, जेंटल थे। रामजी उसकी बात पर शायद यकीन नहीं कर रहा। वो उसे कपड़े उतारने के लिए कहता है। थियॉन को लगता है कि अब उसे जाना चाहिए, मगर रामजी उसे रोकता है। कहता है कि तुम सांसा को बचपन से देख रहे हो, तुमने इसे बच्ची के रूप में देखा, आज जब ये औरत बन रही है तब भी देखो। थियॉन के चेहरे पर जो एक्सप्रेशंस होते हैं, डिस्गस्ट, नफरत, चिढ़, बेबसी, सब कुछ एक साथ है। वो कुछ नहीं कर सकता, वो बस टॉर्चर हो सकता है। सांसा के चेहरे पर भी यही एक्सप्रेशंस हैं। उसे पता है कि वो बुरी तरह से फंस चुकी है। हालांकि वो जॉफ्री के टॉर्चर से इतना ज़्यादा फेमिलियर हो चुकी थी कि वो समझ चुकी है कि जब आपके साथ बुरा होता है तब एक ही जोन में चीज़ें जाती हैं, बुरी ही होती चली जाती हैं। बेहतर है कि आंखें बंद करके सब कुछ एक्सेप्ट कर लो। ऐसा आर्या नहीं सोचती, मगर सांसा का यही टेक है। ऐसा लगता है कि सांसा की जगह यहाँ आर्या होती तो या तो रामजी मर जाता या तो वो खुद मर जाती, मगर सांसा जीना चाहती है। अच्छी बात है।
हर किसी का अपना तरीका होता है सिचुएशन से, परेशानी से डील करने का। सांसा को बेस्ट ऑफ लक। पता नहीं क्या होगा उसके साथ। खत्म हो जाता है ये एपिसोड। सांसा की जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ तकलीफ लिखी है और वो फैसले भी शायद गलत करती है। उसे लिटिल फिंगर पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, उसे यहाँ पर बोल्टन्स के साथ अकेले नहीं रहना चाहिए था, शायद उसे ब्रियान की बात मान लेनी चाहिए थी। ये सारी बातें हम सोच रहे हैं, शायद सांसा भी सोच रही होगी। आगे क्या होगा उसका अगला कदम हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में या फिर आने वाले एपिसोड्स में। आप देखते रहिए वॉच रोज। एक मिनट, अभी कहीं जाना नहीं है। इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और इतने भी ज़्यादा लाइक्स नहीं आ रहे हैं वीडियोस पे, जब 43,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो ऐसा क्यों है? आप लाइक नहीं करते हैं क्या? मतलब खाली देख लिया हो गया? लाइक भी कर दो यार, टाइम थोड़ी लगना है, 1 सेकंड लगेगा, देखो टिक, बस हो गया।